चलिए बेटा, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप हेडिंग देख ही पा रहे हैं, आज हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में बात करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स को फिनिश किया था। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स सिर्फ वहीं तक थे। अब वापस से हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पे आ रहे हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन में आज हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के दो ऑल्टरनेट नेम्स भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब ये क्यों थे, कैसे थे, ये पिछली वीडियो में भी मैं आपको एक बारी बता चुका हूँ। चलिए हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, उन प्रोड्यूसर गुड्स के दो टाइप थे। एक कैपिटल गुड्स था और एक आपका था इंटरमीडिएट गुड्स। बेसिकली जो ये कैपिटल गुड है, इसके करेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपको पहले बताए थे। आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स ज़रूर देख लीजिएगा। चैप्टर में या इस टॉपिक में आपको थोड़ी सी क्लियरिटी ज़्यादा रहेगी। तो कैपिटल गुड्स जो हैं, उसकी ख़ास बात यह है कि इन पे डेप्रिसिएशन लगता है। अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बताऊं तो ये कैपिटल गुड्स और कुछ नहीं होती, ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। और अगर कोई आर्ट स्टूडेंट है तो उसके लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा है, एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। कोई भी चीज़, जैसे सपोज एक पर्सन ने एक बाइक खरीदी है, हालांकि बाइक पे डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होता क्योंकि वो बेसिकली माना जाता है कि कंजम्पशन पर्पज़ के लिए है, लेकिन एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली फॉर आर्ट स्टूडेंट्स। बाइक खरीदी है, तो अगर आपने एक बाइक 1 लाख रुपीज़ की बाइक की है, आप उसे 1 मंथ के बाद सेल करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। मतलब अब आप उसको 90,000 में सेल कर सकते हैं। 1 साल बाद सेल करना चाहेंगे तो हो सकता है 80,000 की हो जाए। मतलब ये जितनी भी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है किसी भी चीज़ में, इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, डिक्रीज को हम लोग फॉल भी बोल सकते हैं इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये अलग है, फिक्स्ड एसेट्स। अब ये फिक्स्ड एसेट्स का मतलब बेटा क्लियर समझ लेना कि ये यहाँ पर मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ और किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। डिक्रीज फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कि उनकी वैल्यू का डिक्रीज होना। अच्छा, अब ये समझिए कि इस डेप्रिसिएशन को काउंट क्यों किया जाता है। पहली बात तो बेटा, जब भी बिजनेस में मशीन्स वगैरह यूज़ होती हैं, बिल्डिंग है, मशीन है, तो जितनी भी बिल्डिंग है, मशीन है, एक टाइम के बाद उनको रिप्लेस करना होता है। अब एक बिल्डिंग लाइफ टाइम तो नहीं चलती, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, उसके बाद उस बिल्डिंग को गिरा के दोबारा से बनाना होता है। वो अलग बात है कि इंडिया में गिरने की वेट करते हैं, गिराते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें, तो जैसे जैसे उस बिल्डिंग को आप यूज़ करते जाएंगे, उसकी वैल्यू जो है वो डिक्लाइन करती जाती है और उसकी डिक्रीज़ होना इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। लेकिन बेटा, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, डेप्रिसिएशन कभी भी कंज्यूमर गुड्स पे काउंट नहीं होता। डेप्रिसिएशन ऑलवेज प्रोड्यूसर गुड्स पे काउंट होता है। मतलब अगर एक, सपोज कीजिए, कोई भी मशीन है, अगर वो घर में यूज़ हो रही है तब भी उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, बट काउंट नहीं होगा क्योंकि वो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। और वही मशीन अगर यूज़ हो रही है किसी बिजनेस में, तब भी उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, लेकिन उस केस में उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन काउंट होगा, डिक्रीज होना। बिकॉज प्रोड्यूसर के केस में वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को इफेक्ट करती है। जैसे जैसे एक मशीन पुरानी होती जाएगी, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी डिक्लाइन होती जाती है। लेकिन कंज्यूमर क्योंकि प्रोडक्शन का काम नहीं करता है, इसीलिए वहाँ पे डेप्रिसिएशन को काउंट नहीं किया जाता। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि रीज़न क्या है, क्यों डेप्रिसिएशन होता है, रीज़न क्या है डिक्रीज़ होना, वैल्यू डिक्रीज़ क्यों होती है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है हमारा नॉर्मल टीयर, पहले वियर लिख लीजिए, नॉर्मल वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब है टूट फूट।
मतलब बेसिकली जैसे अगर मैं ये कहूँ कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के जो एजेस हैं, मतलब जो उसके किनारे हैं, वो टूट जाते हैं कई बारी क्योंकि टाइम टू टाइम टूट जाते हैं। तो वो सब चीज़ें नॉर्मल टीयर एंड वियर को हम लोग डेप्रिसिएशन ही बोलते हैं। लेकिन अर्थक्वेक आ गया, पूरी बिल्डिंग गिर गई, उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। उसको जो बोलेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो समझना, नॉर्मल वियर एंड टीयर बोला है। मैं एक और एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कोई ट्रक है, तो अगर कोई ट्रक है और वो ट्रक चल रहा है और विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स में उसमें जो है उसके टायर्स जो हैं उसमें पंचर हो जाता है, मतलब फिर उनको हमें थोड़ा सा रिपेयर कराना होता है, तो वो चीज़ें डेप्रिसिएशन का काउंट है। लेकिन ट्रक बिल्कुल ही ख़राब हो गया, अब चल ही नहीं रहा, तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक खाई में गिर गया, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते। डेप्रिसिएशन में सिर्फ नॉर्मल टीयर एंड वियर आता है। बहुत हैवी डैमेज है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता है। इस चीज़ को समझना, नॉर्मल टीयर एंड वियर की वजह से अगर किसी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। चलिए सेकेंड जो रीज़न है वो है पैसेज ऑफ टाइम। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैल्यू अपने आप डिक्लाइन हो जाती है। मतलब आप खुद सोचिए, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है। अब उस एंड्रॉयड फ़ोन में पहले जैसे एंड्रॉयड वर्ज़न आए हुए थे, तो जो एंड्रॉयड वर्ज़न पहले था, अब जैसे ही नया आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे वाला जो एंड्रॉयड वर्ज़न है या टाइम के साथ जो एंड्रॉयड वर्ज़न है वो पुराना होता जाता है, उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती जाती है, मतलब वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती। ऐसे ही अगर बात करूँ किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, आप मान सकते हैं शूज़ बनाने वाली मशीन्स होंगी, तो शूज़ बनाने वाली मशीन्स जो हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ पुरानी होती जाती है और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल करती जाती है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें भी ले सकते हो। पैसेज ऑफ टाइम में वेदर ले सकते हो, रेन ले सकते हो, विंड ले सकते हो। अब जैसे अगर आयरन की कोई चीज़ है तो उस पर जंग लग जाता है तो वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, और वो जंग पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसके साथ साथ लगेगा। तो वो सारी चीज़ें आ गई। थर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, जिसमें हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। इसके अंदर ध्यान से समझना, इसके अंदर हमारे लिए 2 पॉइंट्स आते हैं, 2 सब पॉइंट्स इसके बनते हैं। पहला जो सब पॉइंट होता है उसमें बोला जाता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, और दूसरा होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, फ़ोन्स जो हैं उनकी टेक्नोलॉजी माना जाता है ऐसा कि सबसे रैपिडली चेंज हो रही है। मतलब पहले कीपैड वाले फ़ोन आते थे, फिर उसके बाद टच स्क्रीन फ़ोन आए। टच स्क्रीन फ़ोन के बाद पहले तो फ़ोन में ऊपर बहुत बड़ी सी चिन्ह होती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। अब एक नोच आती है ऐसे ऊपर, फ़ोन में नोच बनी हुई आती है। अब वो नोच भी ख़त्म हो रहा है, अब इन डिस्प्ले आ रहा है। ऐसे ही अलग अलग कैमराज आ रहे हैं, 64 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, और अब तो बता रहे हैं कि 108 मेगापिक्सल, और इसके बाद भी 256 मेगापिक्सल तक कैमराज हैं वो आ रहे हैं। तो ये चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये कैमरा आया तो ये लेटेस्ट था। जैसे ही ये कैमरा का वर्जन आया, इसने इसको रिप्लेस कर दिया और इसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि इसकी वजह से, अपग्रेडेशन की वजह से। अब जैसे ही ये अपग्रेडेशन होगा तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब ये चलता रहता है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से भी डिक्रीज़ हो जाता है वैल्यू में, इसीलिए इसको भी रीज़न माना जाता है डेप्रिशिएशन का। कई बार ये चेंज आ जाता है डिमांड में। अब चेंज इन डिमांड का मतलब क्या है? अगर मैं आपको जीन्स की पैंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जीन्स की जो पैंट होती थी पहले, वो काफ़ी ओपन होती थी नीचे से, जिनको हम बेल बॉटम बोलते थे। अब नैरो आती हैं, मतलब ऊपर से और ऐसे नैरो होती चली जाती हैं। तो अब जो नैरो है ये नया स्टाइल है। पहले वाला ये फैशन था, अब ये है। अब ये सारा का सारा पैटर्न ही चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। इसकी वजह से भी ये जो पहले वाली जीन्स है इनकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। इस चीज़ को आप लोग
कार्स के डिज़ाइन में भी ले सकते हो, किसी भी चीज़ में भी ले सकते हो। कार के डिज़ाइंस पहले अलग आते थे, आज अलग आते हैं। आज वाले लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, पहले वाले इतने ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। तो ये सारा चेंज इन डिमांड है। ऐसे ही अक्सर बोला जाता है इंडिया में कि हम वेस्टर्न जो कल्चर है, यूके साइड का जो कल्चर है, यूरोपियन कल्चर जो है, उसको अडोप्ट कर रहे हैं। मतलब उसी तरह की चीज़ों को अडोप्ट कर रहे हैं। तो मार्केट में उसी तरह के जो भी क्लोथ्स वगैरह हैं वो बाय कर रहे हैं लोग। तो ये आ रहा है चेंज इन डिमांड। तो हमारे जो ट्रेडिशनल गुड्स थे उनकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो रही है, मतलब उनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो रही है। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू कम होना मतलब फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन होने के रीजंस मैंने आपको बता दिए, ये 3 ही रीजंस हैं। अब जाके हमारी डेफिनेशन ऊपर पूरी बनती है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किसकी वजह से? ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, वियर एंड टीयर, एंड साथ में पैसेज ऑफ टाइम। पहले तो कोमा लगा लेते हैं आप, ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से फॉल होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं ये तीनों रीजंस के बारे में क्या बात कर रहा था। 3 ही रीजंस हैं, नॉर्मल, टीयर एंड वियर। अभी ये मैंने नॉर्मल वर्ड क्यों लिखा है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मल क्यों लिखा है। एक्सीडेंट होना एबनॉर्मल होता है। ट्रक में नॉर्मल आपको उसमें उसकी सर्विसिंग करानी होती है, छोटा मोटा कहीं पे अगर कोई स्क्रैचेस आई हुई हैं तो उसको कवर करना होता है, वो सब नॉर्मल टीयर एंड वियर है। लेकिन ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ट्रक बिल्कुल डैमेज हो गया, उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोला जाता, क्योंकि वो नॉर्मल वियर एंड टीयर नहीं है, वो एबनॉर्मल है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। चलिए सेकंड पार्ट में चलते हैं। अभी हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो दूसरी चीज़ है उसको क्या बोलते हैं। मतलब नॉर्मल टीयर एंड वियर हुआ, तो उसको तो हम लोग बोल देंगे डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर एबनॉर्मल हुआ, इसका मतलब है कि जितने पॉइंट्स मैंने ऊपर अभी आपको बताए हैं, नॉर्मल, वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, इनके अलावा अगर किसी चीज़ से अगर कोई डिक्रीज इन वैल्यू आ गया, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड एसेट, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल लॉस। अब ये वर्ड क्यों आया बेटा, उसे समझना। हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को ही कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं, और कैपिटल वर्ड तो आ ही गया, उसका लॉस हो रहा है तो उसको कैपिटल लॉस बोलेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। अच्छा, एक चीज़ और है जानने लायक, एक होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और करके भी आप समझ सकते हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है समझना। जैसे मान लीजिए बेटा एक मशीन है 5 लाख की, ये एक मशीन है, और इस मशीन की जो लाइफ है वो आपकी 5 ईयर है, और 5 ईयर के बाद ये मशीन बिल्कुल भी नहीं बचेगी। अगर मैं मान लूँ, अगर मैं लेट कर लूँ कि 5 ईयर्स के बाद ये मशीन बिल्कुल भी नहीं बचेगी, तो इसका मतलब ये मशीन 5 साल के बाद ज़ीरो हो जाएगी। लास्ट में जो बचता है उसको हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। देखिए मैं अभी आपको कुछ डेप्रिसिएशन के फॉर्मूलाज भी बताऊंगा, काम आ सकते हैं।
डेप्रिसिएशन में लास्ट में जो 5 साल के बाद जो ये मशीन बचेगी उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। अगर मैं ये मान लूँ कि स्क्रैप कुछ बचेगा नहीं, लास्ट में 5 साल तक इस मशीन को यूज़ करेंगे, देन मशीन ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब हर साल ये जो मशीन है ये 1 लाख रुपीज़ की यूज़ हो रही है। कैसे? 5 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया, मतलब हर साल 1 लाख रुपए की मशीन यूज़ हो जाती है। ऐसा करते करते 5 साल के बाद ये मशीन ज़ीरो हो जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं बचेगा। वैसे हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कुछ भी ना बचे, लेकिन मैंने लेट किया है। तो ऐसी जो डेप्रीशिएशन है ये 1 लाख रुपीज़ है। अब एक चीज़ हमारे सामने क्लियर होती है कि अगर ये मशीन मैंने 2015 में ख़रीदी थी तो पक्का है कि ऐसी मशीन मुझे दोबारा से 2020 में ख़रीदनी पड़ेगी आफ्टर 5 ईयर्स, क्योंकि ये 5 साल तक ही चलने वाली है मशीन। तो 2020 में मुझे न्यू मशीन परचेज करनी पड़ेगी, एक न्यू मशीन जो है आपको परचेज करनी पड़ेगी। इस कंडीशन में आपके पास फिर से 5 लाख रुपीज़ तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो बिजनेस के लिए अब फिर से डाउट वाली सिचुएशन आ जाती है, उसे लगता है अब लोन लेना पड़ेगा क्योंकि 5 लाख रुपीज़ की उसे ज़रूरत पड़ेगी। इस सिचुएशन से बचने के लिए बिजनेस क्या करता है? सेविंग्स करता है। उसे पता है कि 5 साल में 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्यों ना मैं 5 ईयर्स तक कॉन्टीन्यूस बेसिस पे 1 लाख रुपीज़ सेव करता जाऊँ, मतलब प्रॉफिट में से सेपरेट कर दूँ इसको और अलग से सेव कर लूँ। ऐसे करूँगा तो 2020 में मेरे पास 5 लाख रुपीज़ होंगे और मैं एक नई मशीन बाय कर पाऊँगा। हो सकता है 5 से थोड़ी ज़्यादा की आए, बट एटलीस्ट मेरे पास 5 तो होंगे ही होंगे। इसी को बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ अमाउंट मशीन्स को रिप्लेस करने के लिए सेव करते रहते हैं टाइम टू टाइम। उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी। तो एक चीज़ समझने लायक है, जो डेप्रिसिएशन होता है उसके लिए प्रोविज़न बनाया जाता है, लेकिन कैपिटल लॉस मतलब मैं कहूँ कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके लिए पहले से पैसे जोड़ने लग जाए। ये पता है कि नॉर्मल टीयर एंड वियर होगा तो उसके लिए पैसे जोड़ लो, लेकिन भाई कैपिटल लॉस, एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई बाढ़ आ जाएगी उसमें हमारा ट्रक बह जाएगा, तो क्या उसके लिए मैं पहले से ही पैसे जोड़ने लग जाऊँ? तो ये अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस होता है, मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, और ये फोर्सीन ऑब्सोलेंस होता है, मतलब ये एक्सपेक्टेड है और ये एक्सपेक्टेड नहीं है। इसका पता नहीं है कि कब आएगा। 5 साल तक हो सकता है 5 साल तक बाढ़ ना आए, फिर एकदम से आ जाए। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए कभी भी प्रोविज़न नहीं बनाया जा सकता, एक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है। प्रोविज़न मतलब एक तरीके की सेविंग्स कर रहे हैं। देखिए एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा गया है कि ड्यू टू डेप्रीशिएशन फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर लाइफ। मतलब जैसे ही मशीन की लाइफ पूरी हो जाएगी, 5 साल कोई भी हो सकता है लाइफ उसकी, उसके बाद हमें मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा एंड दिस रिप्लेसमेंट रिक्वायर फंड्स। मतलब और ये जो रिप्लेसमेंट है इसके लिए आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी, उसी लिए आपको लगातार सेविंग्स करनी पड़ती हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फटाफट। देखिए ये हमारा टॉपिक है। मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, सेम नहीं होती। डेप्रिसिएशन का मतलब है कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या कैपिटल गुड्स, और उसके रीज़न है नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन इनके अलावा कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, उसको फिर डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, कैपिटल लॉस बोलते हैं। जैसे कि अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, ये एक्सपेक्टेड था, ये अनफोर्सीन है। अनफोर्सीन मतलब इसको फोर्सीन भी बोल सकते हैं। फिर अनएक्सपेक्टेड, यहाँ अनफोर्सीन का मतलब है अनएक्सपेक्टेड, जिसमें फायर, मतलब सपोज कीजिए मशीन में आग लग गई, मशीन चोरी हो गई, तो उससे भी हमारा एसेट्स का डिक्रीज़ हुई है वैल्यू, या हमारी एसेट्स डिक्रीज़ हुई हैं, लेकिन उसको फिर हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, कैपिटल लॉस बोलते हैं। ऐसे ही कह रहा है नेचुरल, ठीक है, क्लैमिटीज़ अगर आए, जैसे कि आपका सपोज करो कि कोई भी जैसे बाढ़ वगैरह आना, अर्थक्वेक वगैरह आना, तो उन चीज़ों की वजह से अगर लॉस हो रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, कैपिटल लॉस बोलते हैं। ऐसे ही ये सारा चीज़ें लिखी हुई हैं। डिप्रेशन मतलब जब जो है लो लेवल ऑफ डिमांड हो, मतलब लोग चीज़ें खरीदना नहीं चाहते, तो बनाने वाला बनाएगा भी नहीं, और बनाएगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि
वैल्यू जो है वो फॉल हो जाएगी एसेट्स की, और एसेट्स की वैल्यू फॉल हो रही है तो फिर उसको कैपिटल लॉस बोलेंगे, क्योंकि रीज़न ये नहीं है 3, इसलिए उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, फिर हम लोग कैपिटल लॉस बोलेंगे। तो दूसरा जो है डिफरेंस क्या है, प्रोविज़न। तो प्रोविज़न में मैंने अभी अभी बताया बेटा, डेप्रिसिएशन में मशीन को रिप्लेस करने के लिए प्रोविज़न मतलब सेविंग्स की जाती हैं, जिसको हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। लेकिन अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए कभी भी प्रोविज़न आप नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कितना लॉस होगा। यहाँ तो फिर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितना लॉस होगा। अब एक्सीडेंट होगा तो ट्रक में कितना लॉस हो सकता है, इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं करती, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। रिटार्ड का मतलब यहाँ इफ़ेक्ट आप लिख सकते हो, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं करती, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करती हैं। कैसे, एग्जांपल से समझना। मशीन की वैल्यू कम हो रही है, यूज़ करते जा रहे हो, 1 साल के बाद वैल्यू कम हो गई, लेकिन मशीन ख़राब तो नहीं हुई, मशीन अभी भी यूज़ तो कर रहे हो ना, तो डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन तो रुकता तो नहीं है ना। लेकिन आपके पास जो मशीन थी उसमें आग लग गई, वो चोरी हो गई, इन दैट केस आपका प्रोडक्शन रुक गया। इसका मतलब ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है, लेकिन ये प्रोडक्शन प्रोसेस को इफ़ेक्ट नहीं करता, मतलब रोकता नहीं है एक तरीके से। ट्रीटमेंट, तो हाँ, डेप्रिसिएशन को हम लोग नेशनल इनकम को काउंट करते वक्त हम अगर ग्रोथ से नेट में कन्वर्ट करते हैं तो डेप्रिसिएशन को डिडक्ट किया जाता है, वो तो हम न्यूमेरिकल में करते ही आए हैं। लेकिन कैपिटल लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। पिछले जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं उसमें कहीं पर भी आपने नहीं देखा कि आपको कहीं कैपिटल लॉस वर्ड यूज़ हो रहा हो कहीं पर भी। तो कैपिटल लॉस वर्ड यूज़ कहीं पर भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रीटमेंट की बात होती है, मतलब सिर्फ डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट की बात होती है, कैपिटल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। सिग्निफिकेंस दे रखी हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई डिफरेंस करने में काम आता है, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के काम आता है, तो ये सारी चीज़ें उसमें पीछे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।